एमएस वर्ल्ड की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बीए चतुर्थ सेमेस्टर प्राचीन इतिहास की विषय की इस कक्षा में हमने अभी तक पल्लव वंश के बारे में, सिंह विष्णु और महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में चर्चा की हुई है। साथियों, आगे हम देखेंगे महेंद्र वर्मन के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। आइए देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। साथियों, आपको याद होगा कि पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत कहां से मानी जाती है? तो पल्लव चालुक्य संघर्ष की शुरुआत महेंद्र वर्मन के शासनकाल से देखी जाती है, जहां पर महेंद्र वर्मन को प्रारंभ में पराजय का सामना करना पड़ता है और पुलकेशिन द्वितीय उसके राज्य के कुछ भाग को अपने अधीन कर लेता है। तो अब आप यहां देखेंगे कि जब नरसिंह वर्मन शासक बनता है तो वो कैसे अपने खोए हुए साम्राज्य को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब कि वह क्या करेगा? अपने पिता की पराजय का बदला लेगा और इसका परिणाम यह होगा कि वो पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके पुलकेशिन द्वितीय को आसानी से उसके राज्य पर आक्रमण करके कहीं न कहीं अपने पिता के पराजय का बदला लेने में वो सफल हो पाता है। नरसिंह वर्मन द्वितीय फर्स्ट कहीं न कहीं पल्लव वंश का एक ऐसा शासक था जिसने पल्लव वंश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाने का काम किया, चाहे वो अपने अभियानों के माध्यम से हो, मतलब युद्ध को जीतने के द्वारा, या फिर वो सांस्कृतिक दृष्टि से अपने इस पल्लव वंश को चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया। साथियों, हम चलिए देखते हैं इनके बारे में। नरसिंह वर्मन फर्स्ट, जो इनका शासनकाल था वो था 630 से 668 ईस्वी। ध्यान दीजिएगा, ये जो नरसिंह वर्मन फर्स्ट हैं ये आपके एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो हम इनके बारे में कुछ फैक्ट लिखने का काम करेंगे। देखते हैं कि नरसिंह वर्मन, आप भी मेरे साथ लिखते रहिएगा। नरसिंह वर्मन प्रथम इस वंश का सबसे महान शासक हुआ। सबसे महान शासक हुआ। अगर हम आपसे इसकी उपाधि की बात करें तो जो इसकी उपाधि थी, उपाधि क्या थी? महामल्ल की उपाधि थी और भी सारी उपाधियां थी। हम प्रमुख उपाधि की बात कर रहे हैं। महामल्ल, वातापीकोण जैसी इसकी उपाधियां थी। अगर हम इसकी विजयों की चर्चा करें, इसकी विजयें जो थी वो क्या थी? तो हमने आपसे अभी चर्चा किया था कि क्या होता है? चालुक्यों पर आक्रमण, चालुक्यों पर अभियान। ठीक है, मतलब कि जब ये शासक बनता है तो जो इसका अभियान, प्रमुख अभियान होता है वो चालुक्यों पर होता है। और इस समय यहां का शासक कौन होता है? कहां का? चालुक्य में। एक तरफ हम करते हैं पल्लव वंश और एक तरफ करते हैं चालुक्य वंश। यहां पर कौन शासक था? नरसिंह वर्मन फर्स्ट। नरसिंह वर्मन फर्स्ट। और यहां पर कौन शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। कौन शासक था? पुलकेशिन द्वितीय। अब इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। किसी किसके बीच में? नरसिंह वर्मन फर्स्ट के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। आप ध्यान दीजिएगा, इसके पहले क्या हुआ था घटना? महेंद्र वर्मन फर्स्ट के बीच में और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। तो यहां पर चालुक्य वंश पर अभी कौन शासन कर रहा है? महेंद्र वर्मन के समय भी पुलकेशिन द्वितीय शासन कर रहा था और यहां भी पुलकेशिन द्वितीय ही शासन कर रहा है। तो अब इसका परिणाम क्या होगा कि नरसिंह वर्मन द्वितीय इस पुलकेशिन द्वितीय के ऊपर आक्रमण करेगा और पुलकेशिन द्वितीय क्या हो जाएगा? यहाँ पर युद्ध को हार जाएगा। और कौन जीतेगा युद्ध? नरसिंह वर्मन फर्स्ट युद्ध को जीत जाएगा। किस युद्ध में हराया था इनको? तो हम कह सकते हैं परियार एवं मणिमंगलम। परियार एवं
मणिमंगलम मंगलम के युद्ध में नरसिंहवर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त किया। और इसकी सूचना जो मिलती है वो कहां से मिलती है? एक अभिलेख है। कौन सा अभिलेख है? कूरम अभिलेख। कूरम अभिलेख। कूरम अभिलेख में नरसिंहवर्मन के विजय की सूचना मिलती है। नरसिंहवर्मन के विजय की सूचना मिलती है। मतलब कि ये जो दोनों के मध्य युद्ध हुआ था इसकी जानकारी हमको कहां से देखने को मिलती है? वो है कूरम अभिलेख। यहां से हम पाते हैं कि यह अभिलेख बताता है कि नरसिंहवर्मन इस युद्ध में विजित हुआ। और क्या पॉइंट हो सकता है? हम और भी पॉइंट नोट कर सकते हैं। इसमें यह पता चलता है कि इस युद्ध में श्रीलंका के शासक मान वर्मा ने नरसिंहवर्मन की सहायता की। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में श्रीलंका के एक अपदस्थ शासक थे जिन्होंने नरसिंहवर्मन प्रथम की सहायता की, जिससे यह युद्ध और आसानी से जीत पाने में सफल हो पाते हैं। तो हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो युद्ध होता है चालुक्य और पल्लवों के बीच में, नरसिंहवर्मन कहीं ना कहीं अपने पिता की पराजय का बदला लेता है। मतलब उसको आत्मग्लानि होती है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उसके पिता को हराया हुआ था और कहीं ना कहीं अपमानित भी किया हुआ था। तो उन्हीं सब का बदला लेने के लिए वो सबसे पहले अपना जो प्रमुख अभियान करता है वो चालुक्यों पर करता है और वह आसानी से पुलकेशिन द्वितीय को परास्त कर देता है। और परास्त करने के बाद जो है कहीं ना कहीं जो उसका शासन क्षेत्र उसके पिता के शासनकाल में चला गया था, उन सभी शासन क्षेत्रों को वो अपने पास वापस ला लेता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या किया इसने? अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। अगले पेज में देखते हैं, इसको आप लिख लीजिएगा। चलिए देखते हैं। हम लिख सकते हैं कि इसने अपने साम्राज्य को सुदृढ़ता प्रदान की। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि इसके पिता के शासनकाल में इसके कुछ क्षेत्र मतलब पल्लव वंश के कुछ क्षेत्र छिन गए थे, जिसको इसने पुनः प्राप्त कर लिया। ध्यान रहे, इतने से इसका मन नहीं भरता है और फिर क्या करता है कि वो फिर जाता है पुलकेशिन द्वितीय के मतलब वातापी जाता है और फिर वो आक्रमण करता है। चलिए देखते हैं। यहां हम लिख सकते हैं कि इसने वातापी पर शिरोतोंड के नेतृत्व में 642 ईस्वी में पुनः आक्रमण किया। ठीक है, मतलब वो वातापी पर एक बार फिर से आक्रमण करता है शिरोतोंड के नेतृत्व में। और इसका परिणाम क्या होता है कि अपनी इस विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए इसने वातापी में एक विजय स्तंभ स्थापित किया। ठीक है, मतलब कि वातापी जाता है, वातापी पे पहुंचकर
पुलकेशिन द्वितीय को पुनः परास्त करता है और इस विजय के लिए, इस विजय को चिरस्थायी बनाने के लिए, अमर बनाने के लिए उसने वातापी में ही क्या किया, एक विजय स्तंभ, स्तंभ मतलब होता है एक पत्थर के पिलर को वहां स्थापित किया और कुछ बातें वहां पर लिखवाई, जिससे कि क्या होगा, आने वाले समय में उसकी जो विजय है वो चिर अस्थायी बन सके, मतलब कि बहुत समय तक याद की जा सके। इसी के लिए उसने वहां पर विजय स्तंभ स्थापित किया। और क्या किया उसने, इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में, इस विजय के उपलक्ष्य में उसने वातापी कोंड, वातापी कोंड, वातापी का मतलब क्या हुआ, चालुक्यों की राजधानी थी, और कोंड का अर्थ क्या होता है, विजेता, मतलब कि वातापी को जीतने वाला। तो वातापी कोंड की, वातापी कोंड की उपाधि, वातापी कोंड की उपाधि धारण की। ठीक है, तो ये विजयों में उसके चालुक्यों पर अभियान के सिलसिले में 2 बार उसका सामना होता है और अंतिम बार से वहां पर वातापी पर जाता है और वहां पर अपनी विजय पताका को फहराता है और उसके बाद वहां पर एक विजय स्तंभ स्थापित करता है ताकि उसका जो ये युद्ध है, उसकी जो विजय है वो आने वाले समय तक, आने वाले बहुत लंबे समय तक जीवित रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने लिखवाया था कि जो ये अभियान था चालुक्यों पर, उसमें कौन सहायता किया था, मानवर्मन। कौन सहायता किया था, मानवर्मन। कहाँ का शासक था, श्रीलंका का शासक था। तो ये जो मानवर्मा था ये कहीं ना कहीं वहाँ का एक आपदस्थ शासक था, मतलब कि वहाँ के कुछ राजा ने उसको वहाँ से, उसके शासन क्षेत्र से आपदस्थ कर दिया था और वो आकर कहाँ शरण लेता है, नरसिंह वर्मन प्रथम के यहाँ शरण लेता है। तो जब नरसिंह वर्मन पूरी तरीके से कई सारे युद्धों को जीत लेता है, फिर वो क्या करता है, श्रीलंका पे अभियान करता है और वहाँ पर जाकर मानवर्मा को पुनः जो है राजगद्दी प्राप्त कराने में उसकी सहायता करता है। तो हम यहाँ एक पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि उसकी विजयों में शामिल हो जाएगा श्रीलंका पर अभियान, श्रीलंका पर अभियान। और इसमें क्या होगा कि नरसिंह वर्मन प्रथम ने श्रीलंका के आपदस्थ शासक मानवर्मा को पुनः राजगद्दी प्राप्त करने में सहायता प्रदान की। ठीक है, तो उसका जो अगला महत्वपूर्ण अभियान था वो श्रीलंका के ऊपर था, जहां पर उसने मानवर्मा की सहायता की और उसको पुनः शासक नियुक्त करवाया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी लिखते हैं सांस्कृतिक उपलब्धियां। सांस्कृतिक उपलब्धियां, ठीक है, इसमें लिख सकते हैं हम कि इसने एक नए नगर मामलपुर, जिसको हम जानते हैं आज के समय में महाबलीपुरम
की स्थापना की स्थापना की। ठीक है, एक नए नगर की स्थापना की। और क्या कह सकते हैं हम कि इसने द्रविड़ वास्तु शिल्प की नवीन शैली क्या नाम था उसका, मामल शैली का प्रतिपादन किया। ठीक है, और क्या कह सकते हैं कि इसके शासनकाल में वेनसांग कौन था, एक चीनी यात्री था। वेनसांग ने कांची की यात्रा की। ठीक है, हम कह सकते हैं कि कशाकुडी दान पत्र में इसकी तुलना भगवान राम से की गई है। क्यों की गई, थोड़ा सा आप सोचिए जरा, तो भगवान राम से तुलना से क्यों की गई है, बोला बताइए क्यों? क्योंकि इसने श्रीलंका पर अभियान किया था और वहां पर कहीं ना कहीं विजित हुआ था। तो इस तरह से नरसिंहवर्मन प्रथम का जो शासनकाल था वह कहीं ना कहीं राजनैतिक दृष्टि से भी और सांस्कृतिक दृष्टि से भी पल्लव वंश का एक चरमोत्कर्ष का काल था। ठीक है, तो ये हुआ आपका नरसिंहवर्मन प्रथम का शासनकाल। चलिए हम देखते हैं इसके अगले शासक, अगले महत्वपूर्ण शासक की ओर चलेंगे। कौन होगा वो? नरसिंहवर्मन द्वितीय। ध्यान रहे कि हम जो इस वंश के महत्वपूर्ण शासक हैं, जो एग्जाम पॉइंट के हिसाब से महत्वपूर्ण है, हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं। तो हमारे लिए जो अगले महत्वपूर्ण शासक हैं वो हैं नरसिंहवर्मन द्वितीय। ठीक है, चलिए उसको देखते हैं। से 728 ईस्वी। देखिए अभी तक क्या था कि जो हम देखें, इसके पहले के शासक नरसिंहवर्मन प्रथम ने कहीं ना कहीं साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण बहुत सही तरीके से कर दिया था। अब हम पाते हैं कि जो इसके बाद के शासक होते हैं वह कहीं ना कहीं कला एवं साहित्य की ओर विशेष ध्यान देते हैं। जब इसका शासनकाल आता है, नरसिंहवर्मन द्वितीय का शासनकाल आता है, तो इसके समय जो पल्लव चालुक्य संघर्ष रहा वो कहीं ना कहीं विराम की स्थिति में रहा, कहीं ना कहीं ठप रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ कि नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कला की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। और हम पाते हैं कि जैसे इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर, महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। साथ ही साथ इसके शासनकाल में एक साहित्यकार हुए, विद्वान हुए, जिनका नाम दंडी था। उन्होंने कई सारे ग्रंथों की रचना की। तो हम कह सकते हैं कि नरसिंहवर्मन का शासनकाल युद्धों के लिए नहीं, शांति के लिए जाना जाता है, कला एवं साहित्य के उन्नति के लिए जाना जाता है। तो इसी को ध्यान में रखकर हम इनके जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको लिखने का काम करेंगे। आइए देखते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके शासनकाल में पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा
पल्लव चालुक्य संघर्ष रुका रहा। इस अतः इसका शासनकाल शांति के लिए जाना जाता है। शांति के लिए जाना जाता है। ठीक है, अगला पढ़ लेते हैं। 720 ईस्वी में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा तथा नागपट्टनम में चीनी यात्रियों के लिए एक बौद्ध विहार एवं मठ की स्थापना की। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसको लिख लीजिएगा आप। और लिख सकते हैं कि इसके शासनकाल में शैव मत का अधिक विस्तार हुआ। यह स्वयं शैव भक्त था। इसने शंकर भक्त, देव भक्त जैसी उपाधियां धारण की। ठीक है, मतलब कि इसके शासनकाल में शैव धर्म की बहुत ज्यादा प्रगति हुई। क्यों? क्योंकि यह खुद जो है शैव भक्त था और इसने भगवान शिव से संबंधित अनेकों जो है उपाधियां धारण की। ठीक है, समझ में आया आपको? चलिए आगे देखते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि जो पल्लव वंश के शासक हुए हैं वो कहीं ना कहीं उपाधि को धारण करने में बहुत महारत हासिल किए हुए थे। और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नरसिंहवर्मन द्वितीय था इसने 250 से अधिक उपाधियां धारण कर रखी हुई थी। अगर इसके मेन उपाधि की बात करें तो जो इसकी उपाधि थी वो क्या थी? राज सिंह क्या थी इसकी उपाधि हुआ करती थी। राज सिंह के नाम से जाना जाता था ये। और उसके अलावा इसने बहुत सारी अन्य उपाधियां भी धारण कर रखी हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके या हम ऐसे लिख सकते हैं, इसमें साहित्यकारों को प्रश्रय प्रदान किया। इसकी राजसभा में दंडी निवास करते थे जिन्होंने
10 कुमार चरित, 10 कुमार चरित, काव्य दश, 10 कुमार चरित काव्य दश एवं अवंती सुंदरी कथा जैसे महान ग्रंथों की रचना की। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि इसने विदेशों के साथ संबंध भी स्थापित किया अपने शासनकाल में, कहीं ना कहीं धर्म से संबंधित प्रचार प्रसार भी किए, और साथ ही साथ इसने क्या किया कि साहित्य एवं साहित्यकारों को भी प्रश्रय प्रदान किया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो शैव भक्त था, तो उसने क्या किया, शैव से संबंधित मंदिर बनवाए। तो हम कह सकते हैं कि इसने कांची के कैलाश मंदिर एवं महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। महाबलीपुरम के शोर मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो शासनकाल था वो कहीं ना कहीं एक शांति का काल था। इसके शासनकाल में सांस्कृतिक रूप से अत्यधिक प्रगति देखने को मिलती है, और इसका शासनकाल अगर देखें तो सांस्कृतिक रूप से एक चरमोत्कर्ष का काल माना गया। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने 2 शासकों के बारे में देखा, एक नरसिंह वर्मन प्रथम जिसने पल्लव चालुक्य संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और दूसरा हमने देखा नरसिंह वर्मन द्वितीय को जिसने सांस्कृतिक रूप से अपने शासनकाल की पल्लव वंश की प्रगति अभूतपूर्व रूप से की। ठीक है, तो आशा करते हैं कि यह क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो इसको आगे भी शेयर करने का काम करिएगा। ठीक है, और बाकी अपनी तैयारी में आप लगे रहिएगा। ठीक, चलिए आज की क्लास को हम विराम देते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।